नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। सत्र के तीसरे दिन सदन में कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हित में फैसले ले रही है। सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है और सरकार की योजनाओं का फायदा पात्र लोगों को भी मिल रहा है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में चलने वाली खर्ची पर्ची सिस्टम को खत्म किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 1,06,464 जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको उसमें कोट किया गया है और वो भी डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है। उसमें से कोट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर कोट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है और जो अनुभवी लोग हैं पहले से, जो हमारे पास इसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल थे, वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया, उनमें 6,736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4,380 बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं। 4,380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है। पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई है वो सब परमानेंटली अलग से है। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था। उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से ही होगा। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप सी का भी सीईटी हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हजार की रिक्वेशन आ गई है। उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी सीईटी होना है। वो सब प्रक्रिया अलग है। ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचकेआरएन के माध्यम से करते हैं। अब इसमें किस आधार पर करते हैं, आधार जो पूछा है, इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आधार है और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है। अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है। और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है, उसमें सबको पता होता है मेरिट लिस्ट क्या है। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है। कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसे निकल रही है, उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता है तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसने सीईटी का एग्जाम पास किया है, उसके अलग से 10 मार्क्स है। फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे हम 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे वो उसको देते हैं। वहीं तीसरे दिन के सत्र की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता की जो भी जरूरतें उनके ध्यान में आई हैं, बहुत से लोगों द्वारा भेजे गए सुझावों पर भी गौर किया गया है और ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अच्छा बजट पेश किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए और बेहतर काम करना ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को सत्र के दौरान दोपहर का खाना यहीं खाने का सुझाव दिया। हरियाणा की जनता की जो आवश्यकताएं हमको ध्यान में आई है
उन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट कल हम लाएंगे। हमारे लिए सर्वोपरि है हरियाणा के जनता का एक प्रकार का उनका हित कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे लिए प्राथमिक। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पत्रकारों से रूबरू हुए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते कि आज जिस प्रकार से सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पहले प्रश्नकाल था, फिर में ये जो हमारा 0 आवर था, 0 आवर के अंदर सबसे पहले बोलने का मौका अभय सिंह चौटाला जी को दिया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाए, मैं समझता हूँ कि वो सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा के बहुत खिलाफ हैं। इसलिए मुझे ये सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जी, क्या लगता है सर, वो आपके शब्द को लेकर के भी आपत्ति जता रहे थे कि आपने भी ये कहा कि बख्शूंगा नहीं, ये ऐसा नहीं, बख्शूंगा नहीं। मैंने ये कहा कि जो नियम के खिलाफ या कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई भी आरोप वो लगाते हैं और फिर उन आरोपों के अंदर कोई तथ्य नहीं पाए जाते। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं आपको एफिडेविट दूंगा, लेकिन कोई एफिडेविट ऐसा वो उन्होंने नहीं दिया। अब की बार मैंने कहा है कि जो तथ्य हैं, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो सदन के पटल पर रखिए ताकि उसकी जांच कराई जा सके। और उसके पश्चात जो डिप्टी सीएम के साथ उनका जो व्यवहार रहा, मैं समझता हूं कि वो सदन की मर्यादा के लिए ठीक नहीं। वहीं बजट सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि हिसार एविएशन हब के लिए इस्तेमाल की जा रही 7200 एकड़ जमीन प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों से ट्रांसफर के माध्यम से ली गई है, न कि किसी जमीन मालिक से खरीदी गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट के परिसर की चारदीवारी का निर्माण करवाने के लिए एक रास्ते को बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 147 करोड़ रुपए की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने भू मालिकों से करीब 110 एकड़ जमीन ली है, जिसके पंजीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने इस विषय में एक विधायक द्वारा दी गई गलत सूचना को सदन की कार्यवाही से हटवाने का आग्रह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष से किया है। डिप्टी सीएम ने सदन को बताया कि हिसार एयरपोर्ट के साथ बनाई गई सड़क के दोनों तरफ जमीन किसी व्यक्ति या कंपनी के पास नहीं, बल्कि सरकारी विभाग के पास है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहां जमीन सस्ते में ली गई। जमीन वहां पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है। उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करके वहां कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिटेनिंग वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 157 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है। इस हाउस को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, फैक्चुअली अनकरेक्ट बात करी जाती है। मैं चाहता हूं इसको हाउस की प्रोसीडिंग से सारे को एक्सपेंस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव के हरियाणा प्रवास के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस संगठन से पहले प्रदेश की उन्नति ही हमारा प्रथम ध्येय है और आज इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव के साथ हरियाणा विधानसभा भवन में मुलाकात की है। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश बीजेपी प्रभारी के साथ प्रदेश हित से संबंधित कई विषयों को लेकर चर्चा की है।